Good morning, friends. Welcome to CV English Academy. Learning history of रेनेसां। आज हम रेनेसां की स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाउ रिनेसांस चेंज द वर्ल्ड। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, जब आप कभी एक गहरी नींद से जागने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? नींद टूट जाने के बाद भी आपको अपनी तंद्रा से बाहर आने में कुछ वक्त लगता है। अपने आरामदायक बिस्तर को छोड़कर पूरी तरह चैतन्य होने और कुछ प्रोडक्टिव काम शुरू करने के बीच भी कुछ अंतराल रहता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गहरी नींद से पूरी तरह जागने की ये पूरी प्रक्रिया भी कुछ लंबी होती है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर ये नींद सदियों पुरानी हो तो इससे बाहर आने में कितना समय लगेगा? 5th to 6th सेंचुरी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के बाद से लेकर अपने मिडिल एजेस की लगभग 13th to 14th सेंचुरी तक समूचा यूरोप भी ऐसी ही एक गहरी नींद में मगन था। यहां का समाज बहुत सी कुरीतियों, धर्म पर आधारित कट्टर आडंबरों और फ्यूडलिज्म की राजनैतिक उथल पुथल से ग्रसित था। ये वो समय था जब यूरोप में विज्ञान, संस्कृति और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस का सर्वाधिक डिप्रिसिएशन हुआ। इस अंतराल के इतिहास के संदर्भ में बमुश्किल कोई ठोस लिखित साक्ष्य देखने को मिलता है। अतः प्रकाश और अंधकार के विरोधाभास को प्रकट यानी लाइट वर्सेस डार्कनेस की डाइकोटमी को डिपिक्ट करने के उद्देश्य से इस काल को डार्क एजेस या अंधकार युग कहा जाता है। चूंकि यूरोप की ये नींद सदियों पुरानी थी, इसीलिए उसे इससे बाहर आने में भी कुछ शताब्दियों का लंबा अंतराल लगा। लेकिन फाइनली जब वो इस अंधकार युग से बाहर आया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया हो। इसी को हम रेनेसांस या पुनर्जागरण कहते हैं। तो क्या था ये रेनेसांस? कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा? इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। What is Renaissance? दोस्तों, रेनेसांस एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका लिटरल मीनिंग है रीबर्थ। यूरोप का ये रेनेसांस एक इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और लिबरल मूवमेंट था जो एंशिएंट ग्रीस और रोम की क्लासिकल आर्ट और फिलोसॉफिकल इंटेलेक्ट से प्रेरणा लेकर सबसे पहले इटली में शुरू हुआ। ये किसी एक नियत तारीख पर हुई कोई ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि ये समुद्र में उठी उस लहर की तरह था जो भले ही यूरोप के एक कोने से उठी हो, पर इसकी तरंगे आने वाली सदियों में विश्व के कोने कोने तक फैल गईं और इसने न केवल यूरोप को बल्कि संपूर्ण विश्व को ही झकझोरकर जागृत होने पर विवश कर दिया। रेनेसांस ही वो पीरियड था जब यूरोप अपनी मिडिल एजेस की बेड़ियों को तोड़कर मॉडर्न एज में कदम रख रहा था। ह्यूमनिज्म और रियलिज्म की नींव पर एस्टैब्लिश्ड यूरोप का ये पुनर्जागरण अपने आप में अनूठा था। आप आर्ट की बात करें या कल्चर की, फिलॉसफी की बात करें या साइंस की, पॉलिटिक्स की बात करें या बिजनेस की, शायद ही कोई फील्ड ऐसा हो जो इसके प्रभाव से अछूता रह गया हो। तो आइए अब इसके प्रभाव को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हाउ रेनेसांस चेंज्ड द वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आपने कभी डोमिनो इफेक्ट के बारे में सुना है? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है, जहां कहीं दूर हुआ एक इंसिडेंट सिमिलर इंसिडेंट्स के होने की एक चेन शुरू कर देता है और अपने इस इंटर इफेक्ट की वजह से एक साथ दूसरी के साथ तीसरी घटनाओं की घटित होने का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है। ऐसे ही बहुत से चेन रिएक्शंस रेनेसांस पीरियड में यूरोप से शुरू हुए। लगभग 11th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोपियन कंट्रीज के आउटर वर्ल्ड और खासतौर पर अरब देशों से बढ़ते व्यापारिक संबंधों के चलते यहां की आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी। इसी समृद्धि ने आगे चलकर यूरोप में फ्यूडलिज्म के पुराने तंत्र को तोड़कर ह्यूमनिज्म की सोच को जन्म दिया। इसका एकमात्र ध्येय था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलबींग। अब समाज का केंद्र भी रिलीजन या रूलर से हटकर कॉमन मैन पर केंद्रित होने लगा था और इसी के साथ डॉगमा या रिलीजियस सुपरस्टिशंस की जगह लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा मिलने लगा। इसी के चलते रियलिज्म पर बेस्ड ह्यूमन सेंट्रिक फिलॉसफीज का जन्म हुआ।
चाहे आप सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को देखें या हम इसके कई सदियों बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान डेवलप हुए इक्वालिटी, लिबर्टी और सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट की बात करें, ये सभी रेनेसांस में शुरू हुई इसी चेन रिएक्शन का नतीजा थे। यही नहीं, सोशलिज्म की थियोरी की विरोधी माने जाने वाली कैपिटलिज्म के रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन की शुरुआत भी यहीं से हुई, जिसके चलते रिलीजन और आउटवर्ल्डली प्लेजर की जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रियल लाइफ अचीवमेंट्स और ह्यूमन लाइफ कंफर्ट को वरीयता दी जाने लगी। अतः हम कह सकते हैं आज की रियलिस्टिक फिलोसॉफिकल थियोरीज में से ज्यादातर की जड़ें आपको इसी पीरियड में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम आर्ट की बात करें तो हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी आर्ट में कितनी भी कम दिलचस्पी क्यों ना हो, आपने लियोनार्डो डा विंची और उनकी फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में तो जरूर सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फेमस पेंटिंग और इसके साथ आने वाले समय की रियलिज्म बेस्ड आर्ट की नींव भी इसी दौरान पड़ गई थी। सिर्फ विंची ही नहीं, जियोटो, मिकेलेंजेलो और राफेल जैसे पेंटिंग की दुनिया के धुरंधर इसी समय पर अपनी कला को नया रूप दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम लिटरेचर की तरफ देखें तो अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए मशहूर निकोलो मैकियावेली और ड्रामा फील्ड के पितामह शेक्सपियर भी इसी दौर की उपज थे। इन सभी के लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क ने आने वाले समय पर अमिट छाप छोड़ी, जिसका रिफ्लेक्शन हम आज तक देख सकते हैं। यही नहीं, यूरोपियन इंपीरियलिज्म के दौरान इंडिया और अन्य कंट्रीज में बनाए गए बहुत से आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी रेनेसांस पीरियड का ही एक रिपल इफेक्ट हैं। अगर हम इस समय की सोसाइटी की बात करें तो जहां पहले यहां का समाज चर्च, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन और फ्यूडल लॉर्ड्स के मकड़ जाल में उलझा हुआ था, वो अब इनोवेशन और साइंटिफिक थिंकिंग की ओर बढ़ चला था। ये एक तरह से पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल रिवोल्ट का समय था। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि यूरोप को अपनी सदियों की नींद से जागने में बहुत समय भी लगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यहां पर सदियों से चली आ रही चर्च से संबंधित धर्मांधता और हठ धर्मिता की मानसिकता भी थी, जो तेजी से आते इन बदलावों और साइंटिफिक इनोवेशंस का पुरजोर विरोध करती रही, क्योंकि ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन उनकी मान्यताओं पर भी चोट कर रहा था। लेकिन ये न्यूली फाउंड ह्यूमनिज्म की सोच ही थी जिसने उस समय यूरोपियन देशों के बीच भी एक होड़ सी शुरू कर दी थी कि कौन किस फील्ड में क्या नई करामात दिखाता है। स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, ब्रिटेन, डच सब एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना चाहते थे। इस नई प्रतियोगी मानसिकता ने ही रेनेसांस को इतना प्रभावशाली बनाया, जिसके चलते इनलाइटनमेंट का ऐसा दौर चला जहां एक ओर पोलैंड के कोपर्निकस अपनी हीलियोसेंट्रिक थियोरी के लिए चर्च का विरोध झेल रहे थे, वहीं दूसरी ओर इटली के गैलीलियो टेलीस्कोप की खोज करके और जर्मनी में बैठे केपलर अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन से कोपर्निकस की हाइपोथेसिस को सॉलिडिफाई कर रहे थे। रेनेसांस में पैदा हुई इसी साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड रैशनल थिंकिंग की लहर ने ही हमारे आज के साइंटिफिक एडवांसमेंट की नींव रखी। फिजिक्स, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, नेवल टेक्नोलॉजी सहित साइंस के हर फील्ड में नए नए आविष्कारों का एक दौर सा शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने ज्ञान और चेतना की इस चेन रिएक्शन को और अधिक तेजी दे दी। शायद लाखों साल पहले की गई आग की खोज मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन इसके बाद यदि किसी का नाम लिया जाना चाहिए तो वो होगा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, जो 15th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हुआ। क्योंकि इसने एजुकेशन और रोज जन्म ले रहे इन न्यू आइडियाज के प्रचार प्रसार में एक बहुत अहम भूमिका निभाई, और ये रेनेसांस के दौरान शुरू हुई साइंटिफिक अप्रोच ही थी जिसने आगे जाकर यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। और अगर हम कड़ियों से कड़ियां मिलाने की कोशिश करें तो आज की जिस साइंटिफिकली एडवांस्ड 21st सेंचुरी का हम दम भरते हैं, उसकी पहली कड़ी हमें यूरोप के इस रेनेसांस में ही मिलेगी। दोस्तों, आपको शायद ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि दुनिया में बैंकिंग सेक्टर की शुरुआत भी इसी दौर में हुई थी। इटली के मेडिची बैंक और बीएमपीएस बैंक दुनिया के सबसे पुराने बैंक्स हैं, जिनका एस्टैब्लिशमेंट इस बात का द्योतक है कि इस दौर में इकोनॉमिक सेक्टर भी रेनेसांस की तरंगों से अछूता नहीं रह गया था।
और आज का हमारा फुली डेवलप्ड फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर, जिसने शायद हमारे एडवांसमेंट में सबसे अहम भूमिका निभाई और अभी भी निभा रहा है, वो भी इसी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन की देन है। लेकिन इतने योगदान गिनाने के बाद भी हम कह सकते हैं कि यूरोप में आए रेनेसांस का सबसे बड़ा आफ्टर इफेक्ट तो कुछ और ही है। जैसे जैसे नए विचारों और साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रसार हो रहा था, लोगों के बीच और अधिक जानने की लालसा भी बढ़ती जा रही थी। साथ ही यूरोप में प्रोड्यूस हो रही नई नई चीजों के लिए नए मार्केट्स की तलाश भी जोरों पर थी। इसी के फलस्वरूप 15th सेंचुरी में अलग अलग यूरोपियन देशों से कई सी एक्सपीडिशंस शुरू किए गए, जिनमें से 1492 में कोलंबस का इंडिया के लिए शुरू किया गया एक्सपीडिशन शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सी एक्सपीडिशन है। इसलिए नहीं कि उसने स्पेन से इंडिया के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला था, क्योंकि उसका श्रेय तो पोर्चुगल के वास्को द गामा को दिया जाता है, जिसने यह कार्य 1498 में किया। बल्कि कोलंबस का समुद्री सफर इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि उसने इंडिया के लिए नया मार्ग खोजने के बजाय एक पूरा का पूरा सेट ऑफ कॉन्टिनेंट ही दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जी हां, यहां खोज हुई अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, जिसके नॉर्थ और सदर्न कॉन्टिनेंट को कोलंबस के पदचिन्हों पर चलते हुए यूरोप के ही अन्य वॉयेजर्स द्वारा आने वाले कुछ ही दशकों में पूरी तरह एक्सप्लोर कर लिया गया। अब हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट की इस खोज की ह्यूमन हिस्ट्री और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या अहमियत है। जरा सोचकर देखिए, वो कॉन्टिनेंट जहां वर्ल्ड सुपर पावर और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड करेंसी डॉलर का उद्गम स्रोत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही नहीं, बल्कि कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली जैसी 50 से अधिक प्रेजेंट डे कंट्रीज हैं और दुनिया की 13% पॉपुलेशन रहती है। अगर वो ही हमारे आज का हिस्सा ना होता तो हमारा विश्व कैसा होता? इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एंटार्क्टिका एटसेट्रा भी आने वाली शताब्दियों में खोजे गए और विश्व की मुख्य धारा से जोड़ दिए गए। हालांकि एक गौर करने वाली बात यह भी है, इन सी एक्सपीडिशंस और आने वाली शताब्दियों में यूरोपियन कंट्रीज द्वारा संपूर्ण विश्व में फैलाए गए साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म और औपनिवेशिवाद यानी कॉलोनियलिज्म का संबंध रेनेसांस में ही आसानी से ढूंढा जा सकता है। जब यूरोप में रेनेसांस और एनलाइटनमेंट का दौर था और वो रोज नई बुलंदियों को छू रहा था, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के ये देश उससे प्रगति की इस दौड़ में कहीं पीछे छूटते जा रहे थे और उनके इसी पिछड़ेपन का फायदा आने वाली शताब्दियों में इन यूरोपियन कंट्रीज ने उठाया। अगर हम भारत की ही बात करें तो जिस समय ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और बाकी यूरोपियन देश भारत पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे थे, हमारा समाज अपने अंधकार युग की सुप्तावस्था में लीन था। जब यूरोपियन कंट्रीज में स्टीम इंजन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था, हम तब भी पुरानी लीक पीट रहे थे। और ऐसा सिर्फ हमारे देश के साथ नहीं, बल्कि उन सभी के साथ हुआ जो किसी न किसी समय इन यूरोपियन देशों के अधीन रहे। इसके आधार पर शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर यूरोप से रेनेसांस और इसके चलते उत्पन्न हुए एनलाइटनमेंट की ये चेन शुरू न होती तो शायद आज वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स तीनों ही पूरी तरह से कुछ और ही होते। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि सदियों पहले शुरू हुई एक घटना के कितने दूरगामी परिणाम हुए और विश्व के दूसरे सबसे छोटे कॉन्टिनेंट में आई इस चेतना ने किस तरह संपूर्ण विश्व को बदल कर रख दिया। हालांकि यह बदलाव अभी खत्म नहीं हुए हैं। जैसा हमने कहा कि यह तो एक चेन रिएक्शन है जो आज से लगभग 700 साल पहले शुरू हो गई थी, तो इसके परिणाम हमें आने वाले समय में भी देखने को मिलते रहेंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।